अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक का एक अशरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और दुआ यही है कि अल्लाह के हुजूर हमारी सारी इबादतें सारे नेक अमाल कबूल हो जाएं। तो जी इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक बार फिर से अपनी सहर से लेकर इफ्तार तक की रूटीन, जो मेरी है बड़ी बिजी रूटीन। कुछ रेसिपीज भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो हर साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है रमजान मुबारक के मंथ में। तो चलिए गाइस फिर बातों के साथ साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी की टाइमिंग से। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सहरी यहाँ पे पूरी मुकम्मल कर ली थी। खाने से फारिग होने के बाद यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ और मेरी रूटीन यही होती है, जैसे ही हम लोग सहरी करके फारिग होते हैं मैं सबसे पहले डिश वॉशिंग कर लेती हूँ। बर्तनों को मैं धो कर रख देती हूँ ताकि बर्तन जो हैं वो ड्राई हो जाए। और जब तक मैं फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ, तस्बीहात या जो भी इबादत मुझे करनी होती है, तब तक मेरे बर्तन धुल कर ड्राई हो चुके होते हैं। और मैं उसी वक्त नैप लेने से पहले, जब मुझे नैप लेना हो तो बर्तन ड्राई हो चुके होते हैं, मैं सारे बर्तनों को ड्राई करने के बाद रैक पर रख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लॉक में टाइम भी शो कर दिया था, यहाँ पे अभी फ़जर की अज़ान हमारी हुई है और कोशिश मेरी यही होती है कि जैसे ही फ़जर की अज़ान हो तो किचन बिल्कुल क्लीन हो जाए, ताकि ज़ाहिर है जब फ़जर की अज़ान होने के बाद नमाज़ अदा करनी होती है, तस्बीहात या जो भी मुझे इबादत करनी हो, मैं आराम से रिलैक्स होकर अपनी इबादत कर सकूँ। तो यहाँ पर मुस्कान माशाल्लाह ऑलरेडी नमाज़ के लिए खड़ी हो चुकी है। मुस्कान अपनी नमाज़ अदा कर रही है, तस्बीहात वगैरह अदा कर रही है। फिर मुस्कान के साथ ही मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे पास बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, तो अब मैं सो जाती हूँ फ़जर की इबादत करने के बाद। तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। अब यहाँ पर टाइम हो चुका है तकरीबन ज़ोहर का। तो मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी थी इफ्तार के लिए। तो यहाँ पर मैं जो वाइट वाले छोले होते हैं, वाइट वाले चने, उनको मैं बॉईल करके रख रही हूँ, कुक करके रख रही हूँ इंस्टेंट पॉट में। तो ये बहुत बेस्ट है इंस्टेंट पॉट, ख़ास करके छोले बॉईल करने हों, हलीम के लिए दालें आपको बॉईल करनी हो तो घर में कोई भी किसी किस्म की आपकी स्मेल नहीं होती, कोई काम नहीं बढ़ता और बड़ी आसानी से आप बहुत कम टाइम के अंदर इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को आप गला सकते हैं। जैसे मैंने जो छोले हैं वो रात को सोक नहीं किए थे, मैं इंस्टेंट पॉट में सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर आपके बेहतरीन से जो छोले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत परफेक्ट तरीके से आपके जो छोले हैं वो कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको कोई सोक नहीं किया था, कोई पानी में भिगो कर नहीं रखा था, मैंने इसमें किसी किस्म का कोई सोडा ऐड नहीं किया, मैंने सिंपली सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड किया था, नमक डाला था। और देखें कितने बेहतरीन से मेरे छोले कुक हो चुके हैं। मैंने इनको ड्रेन कर लिया था और सारा पानी निकालने के बाद इस तरह से जिप लॉक के बैग में मैंने इनको स्टोर कर लिया है। और अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी छोलों की, मुझे सिर्फ इनको फ्रीज़र से निकाल के डिफ्रोस्ट करना होगा और मैं यूज़ कर सकूँगी। अब यहाँ पे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे काम करना था, सिंक की क्लीनिंग। हमारा किचन का जो सिंक है वो हम इतनी दफ़ा यूज़ करते हैं, तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आपका किचन का जो सिंक है वो हमेशा क्लीन रहे। किचन को क्लीन करने के लिए मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ। ये जो आपने क्लीनर देखा है, और ये बहुत अच्छा क्लीनर है। आप इस तरह का किसी भी किस्म का जो बॉल क्लीनर होते हैं हमारे पास, जो हम टॉयलेट बॉल क्लीनर यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग ब्लीच होता है। टोटली सेफ़ है, ये सिर्फ एक तरह से ब्लीच है और इसमें सोप है। आप इसको आराम से बेफ़िक्र होकर अपने किचन के सिंक में इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, हाथ से नहीं करेंगे। और मेक श्योर कीजिए कि आप, जैसे मैंने आपको वीडियो में शो किया है, मेरे पास ये ब्रश है, इस तरह के ब्रश की हेल्प से ही आपको इस पूरे सोल्यूशन को, इस पूरे क्लीनर को अपने सिंक में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए भी इसको इस तरह से किचन के सिंक में छोड़ देंगे, रहने देंगे, तो यकीन करें आपका जो किचन का सिंक है इतना अच्छा हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा, जैसे आपने अभी बिल्कुल नया कोई सिंक इंस्टॉल किया हो। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाया है। देखें, ये जो ड्रेन का एरिया था ये कितना ख़राब ब्राउन सा हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब चाय वगैरह बनाते हैं, कॉफ़ी के बर्तन होते हैं, सालन के हमारे बर्तन होते हैं, उसके स्टेन्स रह जाते हैं स्टेनलेस स्टील सिंक में। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत आसानी से आप अपने किचन के सिंक को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पूरा जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो क्लीनर मैंने यूज़ किया था वो मैंने वीडियो में भी दिखाया कि अगर आप में से कोई इसको यूज़ करना चाहे तो।
तो बस ये मैंने सारी क्लीनिंग करी। इसके बाद यहाँ पर टाइम हो चुका था नमाज़ का। अब यहाँ पे नमाज़ अदा कर रही हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ और अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल के दही बड़े बनाने की रेसिपी। माश की दाल को आपको सोक कर देना है ओवरनाइट के लिए या फिर कम से कम 4 घंटे के लिए। पानी ड्रेन कर लेंगे, उसमें ग्रीन चिलीज़, नमक और मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा डाला था। इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया था, आप चाहें तो कोई भी फूड प्रोसेसर या जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पानी ऐड ना करें। तो आपको इसको एक थिक सा पेस्ट बना लेना है और जब आप दही बड़ों के जो बड़े हैं, जो पकोड़े होंगे, जिस टाइम पे आप फ्राई करना स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे आपको इसमें ऐड करना है खाने का सोडा जो हम रेगुलर पकोड़ों में डालते हैं। उसके बाद रेगुलर आप ये विस्क ले लीजिएगा, जिसे हम एग बीटर भी कहते हैं। तो मैंने तो ये रेगुलर जो विस्क यही यूज़ किया था। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक का विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो दही बड़ों के जो बड़े हैं उसमें जो है वो एयर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपके जो दही बड़े बनेंगे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी से सॉफ्ट बनेंगे और वो अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दही बड़ों के जो बड़े हैं वो फ्लैट से बने और ओवल शेप की बने, तो आप इस तरह से फ्राई पैन में उनको फ्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि दही बड़ों के जो बड़े हैं वो बिल्कुल राउंड बने, बिल्कुल गोल बने, तो फिर आप उन्हें कढ़ाई में ही डीप फ्राई कर लीजिएगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा मूड था इस तरह से फ्राई पैन में इनको फ्राई करने का, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा गोल से ना बने, तो मैंने इसलिए ये वाला फ्लैट टाइप का फ्राई पैन यूज़ किया है। और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आप इन पकोड़ों को, दही के बड़ों को फ्राई करेंगे तो वो बाहर से तो क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगे लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगे, तो फिर वो सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। तो मीडियम टू लो हीट पे इन्हें आप फ्राई कीजिएगा। जब आपके सारे जो पकोड़े हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो आप रूम टेम्परेचर पानी लीजिएगा और इन सब को उसमें डिप कर दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब्स पे आपको रेसिपी मिलेंगी कि आप इसी तरह से जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यकीन जानिए, आप इस तरह से मत कीजिएगा। आप इस तरह से एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर ये वाली रेसिपी मेरी ट्राई कीजिएगा। आप पहले इन सबको पानी में सोक कर दीजिएगा। जब आपके दही बड़े पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट होने के बाद पानी से निकालने के बाद फिर आप इनको ज़िप लॉक के बैग में डाल के फ्रीज़ कीजिएगा। इस तरह से आपके जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। लास्ट ईयर मैंने यही किया था, मैंने इनको पानी में सोक नहीं किया था और मैंने इन्हें फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से जो बड़े थे वो काफ़ी हद तक मुझे हार्ड लगे, वो सॉफ्टनेस नहीं आई थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सारे बड़ों को पहले पानी में सोक कर लिया था और जब वो सॉफ्ट हो गए थे, सॉफ्ट होने के बाद मैंने इन्हें फिर फ्रीज़र में फ्रीज़ किया है। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ असेंबलिंग दही बड़ों की। जितने मुझे चाहिए थे, जितने मुझे ज़रूरत थी, मैंने योगर्ट लिया है। योगर्ट में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट, और मैंने मिल्क ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रनी नहीं करेंगे। दही बड़ों को मैंने यहाँ डिश में असेंबल कर दिया है और अब मैंने फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। ये दही बड़े मैंने कल के लिए बनाए हैं, आज के लिए नहीं। आप जितनी पहले बना देंगे दही बड़े उतने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इमली की चटनी बनाने की रेसिपी। इमली को थोड़ी देर हम पानी में सोक कर देंगे। जब वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो इसी तरह से किसी स्ट्रेनर या छलनी की हेल्प से आप इमली का जो पल्प है वो सब सेपरेट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ है इमली की वो निकाल के हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी मैंने कढ़ाई ली है, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। साबुत गोल वाली मिर्चें हैं और रेगुलर हमारा ज़ीरा है। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल हल्की सी आंच पे, लो फ्लेम पे आप हल्का सा सॉटे कर लीजिएगा, हल्का सा भून लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास इमली का जो पल्प है वो मैं हैंड ब्लेंडर में डाल रही हूँ, और ज़ीरा और जो साबुत गोल हमने मिर्चें ली थी वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और यहाँ पे मैंने रेज़न ऐड किए हैं, किशमिश, और थोड़ी सी चीनी। अगर आप चाहें तो किशमिश को अवॉइड कर सकते हैं, किशमिश ना डालें। रेगुलर चीनी, गुड़ या कोई भी शुगर जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम फाइन पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपकी चटनी बिल्कुल रेडी है। ये मीठी चटनी की रेसिपी है, इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस चटनी को थोड़ा सा कुक किया है
और थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है रेड फूड कलर। नॉर्मली मैं फूड कलर ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा चेंज किया जाए और चटनी में फूड कलर डालने से, रेड फूड कलर डालने से चटनी का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो गया था। थोड़ी देर मैंने इस चटनी को कुक किया है, अराउंड 2 मिनट्स, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी रूम टेम्परेचर आने के बाद, यहाँ पर मैं इसे गिलास के जार में स्टोर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड कीजिएगा, अगर आप ना चाहें तो ना करें। इससे फूड कलर ऐड करने से चटनी का जो फ्लेवर है उसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इस चटनी को दो मैंने कंटेनर्स में, 2 जार्स में मैंने स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिर्चों वाली चटनी की रेसिपी। ये टमाटर की चटनी बनेगी, बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े फुल साइज़ का टमाटर लिया है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है और लहसुन के 2 जवें हैं और थोड़ी सी इमली है, साबुत ज़ीरा है और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं और नमक। इन सब चीज़ों को हम किसी भी हैंड ब्लेंडर में, चॉपर में या ग्राइंडर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। बहुत मज़े की चटनी बनती है ये, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो क्रश पेपर मैंने ऐड की थी वो ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन या जो ग्रीन चिलीज़ है उसका भी अगर आप चाहें तो क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये जो मैंने अमाउंट आपको शो किया है वो बिल्कुल मुनासिब था। तो बहुत मज़े की होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे काम करने के बाद अब दोबारा से टाइम हो चुका था नमाज का। नमाज़ अदा की है। यहाँ पर अयान मेरे साथ मिलके कुरान शरीफ पढ़ रहा था। अयान पढ़ रहा है एक्चुअली यासीन शरीफ, और मैं कर रही थी कुरान पाक की तिलावत। इसके बाद दोबारा से जनाब हम किचन में गए और अफ्तारी की तैयारी थी। तो आज मैंने कुछ ख़ास स्पेशल अफ्तारी नहीं बनाई थी, सिंपल रखी थी। मैंने बीफ की नहारी बनाई थी, साथ में फ्रोज़न पैकेट्स के नान थे, और मैंने यहाँ पे एक क्रोसान का मैं एक क्विक सा मीठा बनाती हूँ। एक्चुअली ये एक पेस्ट्री स्टाइल में होता है, उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ में मैंने पेस्ट्री स्टाइल में क्रोसान बनाए थे। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे बीफ की नूडल्स, आई मीन बीफ स्पेगेटी मैंने बनाई थी, फ्रूट चाट थी। तो आज मैंने अफ्तारी में यही बनाया था। सॉसेस और चटनियाँ मैंने बना के फ्रीज़ कर दी थी, दही बड़े भी बना दिए थे, वो इंशाल्लाह कल की अफ्तारी में यूज़ करूँगी। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, रेसिपीज भी आपको अच्छी लगी होंगी और आप लोग रेसिपीज को ट्राई भी जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा गाइस आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना पोस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने किचन में से क्विक सी रेसिपीज, स्टोरी भी पोस्ट करती हूँ एवरीडे। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।